हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। अर्थात इस वीडियो में हम राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। अर्थात इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर एनसीबीसी आयोग क्या है, इसकी भूमिका क्या है, इसका स्थापना कब और कैसे किया गया, और एनसीबीसी में जो सदस्य होते हैं उनका योग्यता क्या है, और एनसीबीसी आयोग का कार्य क्या है, इसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, इसका मुख्यालय क्या है, एनसीबीसी की संरचना क्या है इत्यादि। ये वीडियो आपके आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहें ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे देते हैं और उसके बाद से हम इसके ऊपर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अंग्रेजी में नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास कहा जाता है। इसका शॉर्ट नेम होता है एनसीबीसी। अर्थात फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि आपको जहाँ कहीं भी एनसीबीसी दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास के बारे में बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान के आर्टिकल 340 में राष्ट्रपति को एसटी या एससी समूह से अलग वे समूह जो पिछड़े हैं उनके मूल्यांकन के लिए आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया है। इसी अनुच्छेद में दिए गए अधिकार का अनुसरण करते हुए 2 बार राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। जैसे कि वर्ष 1953 में राष्ट्रपति ने काका कालेकर आयोग का गठन किया। इस आयोग की मुख्य सिफारिशें थी कि ओबीसी नाम की एक अलग कैटेगरी बनाई जाए, 2000 से अधिक पिछड़ी जातियों का मूल्यांकन किया तथा ओबीसी कैटेगरी में रखने की सिफारिश की। सरकारी नौकरियों में प्रथम श्रेणी में 25%, द्वितीय में 33% तथा तृतीय में 40% आरक्षण की सिफारिश की, परंतु इस आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की गई, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ये सभी सिफारिशें खारिज कर दी गईं। और उसके बाद वर्ष 1978 में मंडल आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे। बीपी मंडल का पूरा नाम है बिंदेश्वर प्रसाद मंडल, और इसमें 4 अन्य सदस्य भी थे। और इसकी मुख्य सिफारिशें थीं कि इसने 3000 से अधिक पिछड़ी जातियों का चयन किया और पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण की मांग की। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि सन 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें को मान लिया और ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया। लेकिन सन 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघवाद मामले में इस 27% आरक्षण को चुनौती दी गई और फिर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय देते हुए आरक्षण को वैध ठहराया और पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का निर्देश दिया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अधीन ओबीसी के लिए एक आयोग का गठन किया गया। और साथ ही ध्यान रखिएगा, चूंकि ये आयोग एक अधिनियम के तहत गठित किया गया, इसलिए यह एक संविधिक निकाय है, यानी कि यह एक वैधानिक आयोग है और यह 2018 तक एक वैधानिक आयोग के रूप में ही कार्य करता रहा। 2018 के पहले इस आयोग को केवल ओबीसी की श्रेणी में किसी जाति को शामिल किए जाने का अधिकार था, परंतु उसे एसटी या एससी आयोग की तरह ओबीसी जातियों से होने वाले भेदभाव तथा अन्य अपराधों की सुनवाई का अधिकार नहीं था। अतः भारत सरकार द्वारा 2018 में आयोग की शक्ति का विस्तार करते हुए 102वां संविधान संशोधन 2018 किया गया तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुच्छेद 338B के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और फ्रेंड्स, 102वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 342A को जोड़ा गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के जाति समूह को ओबीसी की श्रेणी में डाला जा सकता है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। इसके लिए वह संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको एनसीबीसी की स्थापना के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338B के अंतर्गत इस आयोग को संवैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त है। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको इसकी संरचना के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, एनसीबीसी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल 5 सदस्य होते हैं।
और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अर्थात फ्रेंड्स, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ये जो 3 अन्य सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनके सेवा भत्ते भी राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। इनका कार्यकाल पूरे 3 वर्ष का होता है। और साथ ही फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि ये पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं, लेकिन 2 बार से अधिक इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि ये त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। अर्थात ओबीसी आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे देते हैं और इन्हें हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा ही जाता है। इनको हटाने का कई सारा कारण है, जैसे कि दिवालिया घोषित होना, पदावधि के समय अन्य लाभ के पद पर पाए जाना, शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कार्य करने के लिए असक्षम पाए जाने पर यदि आयोग की बैठकों में लगातार 3 बार तक अनुपस्थित रहेंगे तो भी इन्हें हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। और साथ ही फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि आयोग के सदस्यों का ये सभी जो कारणों से हटाए जाने से पहले सुनवाई का पूर्ण अधिकार दिया गया है। और फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा कि एनसीबीसी आयोग को ओबीसी आयोग भी कहा जाता है। और चलिए फ्रेंड्स कुछ आपको एनसीबीसी आयोग के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जो एनसीबीसी आयोग है उसका वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर भगवान लाल साहनी और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति और इसके प्रथम अध्यक्ष थे आरएन प्रसाद। और जो ये सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं भी निर्धारित की गई है, जैसे कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जाति ओबीसी से संबंधित हो और पिछड़ी जातियों को न्याय दिलाने तथा पिछड़ी जातियों से संबंधित सामाजिक सेवा का कार्य किया हो। फ्रेंड्स ये दोनों योग्यताएं हैं जो कि एनसीबीसी के 5 सदस्यों के लिए लागू होती है। और साथ ही फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जो एनसीबीसी में 3 अन्य सदस्य होते हैं उनमें से कम 1 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। चलिए फ्रेंड्स अब हम आपको बताते हैं इनकी शक्तियाँ क्या है, यानी एनसीबीसी आयोग की शक्तियाँ क्या है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा एनसीबीसी आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम आपको एनसीबीसी का कार्य बताते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ओबीसी के संरक्षण से संबंधित विषयों की जांच तथा निगरानी करना, ओबीसी के कल्याण के संबंध में परामर्श सरकार और राष्ट्रपति को देना, ओबीसी के अधिकारों के हनन से संबंधित किसी विशेष शिकायतों का जांच करना और नई जातियों को अनुच्छेद 342(a) के अंतर्गत शामिल करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना और ओबीसी के विकास के लिए कार्यरत रहना इस आयोग का मुख्य कार्य है। चलिए फ्रेंड्स अब हम आपको बताते हैं एनसीबीसी आयोग के रिपोर्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जो ओबीसी आयोग यानी कि एनसीबीसी आयोग है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति तथा जिस राज्य से संबंधित रिपोर्ट रहता है उस राज्य के राज्यपाल को सौंपता है और जो राष्ट्रपति या राज्यपाल होते हैं उस रिपोर्ट को संसद या विधानमंडल में रखते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि रिपोर्ट में दी गई सलाह केवल सलाहकारी प्रकृति का होता है, अतः इन्हें मानने के लिए संसद या विधानमंडल बाध्य नहीं होता है। अगर वो बात नहीं मानना चाहता है, यानी कि संसद और विधानमंडल बात नहीं मानना चाहते हैं एनसीबीसी आयोग के, तो वो फिर सिर्फ कारण बता सकते हैं कि आखिर वो क्यों नहीं इस रिपोर्ट को मानना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने आपको एनसीबीसी आयोग के बारे में पूरे विस्तार से बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।